Welcome students. Today we are going to continue with our My Diary. Okay, by Anne Frank. यूनिट 3 आज हम लोग करेंगे. यूनिट 1 और 2 हमारा प्रीवियस वीडियोस में हो चुका है, तो आज हम लोग जो है यूनिट 3 करने वाले हैं. ओके, सो हम लोग ये जान चुके हैं कि एन फ्रैंक कौन थी, उनका क्या स्थिति था, किस स्थिति में वो डायरी लिख रही थी. लेकिन यूनिट 3 में यहाँ पे ये थोड़ा सा दिस इज़ लिटिल बिट लॉन्ग यूनिट. 2 दिन 2 वीडियोज़ हो सकता है. तो ये वाले यूनिट में उन्होंने अपने बारे में बताया, अपने फैमिली के बारे में बताया है. तो तुम लोग तो ज़्यादा बड़ा वीडियोज़ पूरा नहीं देखती हो, लेकिन इसको प्लीज़ देखो क्योंकि ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यूनिट थोड़ा बड़ा है. मैं ज़्यादा वक्त नहीं वेस्ट करके शुरू करती हूँ. ठीक है, चलो. तो ये इन्होंने सैटरडे 20 जून 1942 को लिखा था. देखो, I haven't written for a few days because I wanted first of all to think about my diary. ये कह रही हैं कि मैंने कुछ दिनों तक नहीं लिखा था. देखो, आगे वाला दिन था 15 जून और ये है 20 जून, तो उन्होंने 5 दिन नहीं लिखा था. तो इसीलिए वो कह रही हैं कि मैंने कुछ दिनों तक नहीं लिखा था क्योंकि मैं ये सोचना चाहती थी कि मैं इस डायरी से क्या करूँ. It's an odd idea for someone like me to keep a diary, not only because I have never done so before, but because it seems to me that neither I nor for that matter anyone else will be interested in unbosomings of a 13-year-old school girl. देखो, यहाँ पे ये लिख रही हैं कि ये बहुत ही अजीब एक आइडिया है, मतलब फॉर समवन, मतलब मेरे जैसा किसी के लिए कि डायरी रखे. इसके लिए नहीं, नॉट ओनली बिकॉज, मतलब इसके लिए नहीं कि मैंने ये पहले कभी नहीं किया, लेकिन इसके लिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि नीदर आई, ना तो मैं और ना तो कोई और विल बी इंटरेस्टेड, किसी को इंटरेस्ट भी होगा कि वो एक 13 साल की उम्र की एक स्कूल गर्ल की डायरी पढ़े. अनबॉजमिंग्स माने अपने मन के भीतर की भावनाओं को वो जो बेझिझक अपने डायरी में लिखेंगी, तो ये अनबॉजमिंग कर देना, अपने भीतर नहीं रखना, अपने बॉजम से बाहर कर देना. ठीक है, अपने दिल में दबा के नहीं रखना. तो ये सारे भाव, चिंता जो भी है, अपना व्यूज़ जो वो अपने डायरी में लिखेंगी, इनको पढ़ने में शायद ही किसी का इंटरेस्ट हो, नहीं होना ही जायज़ है. स्टिल व्हाट डज दैट मैटर, आई वॉन्ट टू राइट. लेकिन ये क्या फ़र्क पड़ता है, मैं लिखना चाहती हूँ. बट मोर देन दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स दैट लाई बरी डीप इन माई हार्ट. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं उन सारे चिंताओं को, भावनाओं को बाहर लाना चाहती हूँ जो कि मेरे हृदय के बहुत अंदर गड़े पड़े हैं. एक ऐसा स्थिति कभी कभी आता है हम सभी के ज़िंदगी में जब हम बहुत अकेला महसूस करते हैं. हमारे पास सब कोई होता है, अपने मम्मी, अपने डैडी, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन, सब कोई होता है. मतलब जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो शायद हमारे पास अपने परिवार हो, अपने बच्चे हों, लेकिन इन सब के भीतर भी, इन भीड़ के भीतर भी रहकर हम लोग अकेला फील कर सकते हैं. हमको ये लग सकता है कि हमारी बात जो है कोई नहीं समझ रहा है, हमें कोई नहीं समझ रहा है. सभी हैं, सब मुझे प्यार भी करते हैं, ये लिखेंगी भी बाद में देखना. सभी हैं, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मैं खुद अकेली फील कर रही हूँ. ऐसा होता है. तो डायरी एक ऐसा फ्रेंड हो सकता है जिसको हम लोगों से जब हम बातें करते हैं तो हमको बहुत सोच विचार करके बात करना पड़ता है कि उनको क्या अच्छा लगेगा, क्या बुरा लगेगा. उनको नाराज़ नहीं करना है. अच्छा ठीक है, चलो ये बात बोलते हैं. हमको शायद कुछ और बोलना इच्छा है लेकिन हम नहीं बोलते हैं कि वो गुस्सा हो जाएगा. दोस्त भी रहते हैं तो कौन असली है, कौन खाली अपना जो है मतलब निकालने के लिए आया हुआ है, ये भी हम लोग तय नहीं कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं. तो हमारे ज़िंदगी में जब लोगों से हम लोग डील करते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ मेंटेन करके करना पड़ता है. लेकिन ये डायरी जो है, डायरी में हम लोग कुछ भी अपना मन का भाव जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये डायरी किसी को बताएगा नहीं. और डायरी कभी हम जो भी बोलेंगे डायरी को, यानी लिखेंगे डायरी में, वो उसका कोई विरोध नहीं करेगा. तो हम बेझिझक एकदम केयर फ्री होकर, बहुत एकदम दिल खोल कर हम लोग लिख सकते हैं. तो यही वो कह रही हैं. लेकिन यहाँ पर ये जो एक लाइन है ना, जो इन्होंने कहा, देखो कि किसी को शायद ही एक 13 साल की उम्र की लड़की का इन सारी बातों से कोई दिलचस्पी होगी.
शायद नहीं होता, ये डायरी शायद कभी हमारे सामने आता ही नहीं अगर वो दुर्घटनाएं इन लोगों के साथ नहीं घटती। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एन फ्रैंक को भी जो है कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया था। ये अपने फैमिली के साथ 2 साल छिपी रहीं, लेकिन फिर भी ये लोग पकड़े गए और इनको डाल दिया गया था और वहाँ पे उनका बहुत ही भयंकर मृत्यु हुआ था। ये डायरी उनके साथ नहीं गया था ज़रूर ही, क्योंकि उनको तो पकड़ के लेके गया था, डायरी तो पीछे छूट गया था। लेकिन कोई था जिन्होंने इनके डायरी को एक्चुअली समेट के, क्योंकि वो लेडी जो थी वो इनको बहुत प्यार करती थी और इसलिए उनको ये आशा थी कि शायद ये कभी ना कभी वापस ज़रूर आएंगी, तो डायरी उन्होंने संभाल के रख दिया था। एन फ्रैंक तो वापस नहीं जा पाई क्योंकि वो तो गुजर गई कंसंट्रेशन कैंप में, लेकिन उनके पापा जो हैं वो ज़िंदा बच गए थे। वो लौटे थे जहाँ पे वो लोग छुपे हुए थे ना, वो जगह में वो लौटे थे और फिर उनको वो डायरी, मतलब वो लेडी ने उनको वो डायरी लौटाया था और फिर बाद में इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया और इसको छपवाया गया। आज बहुत ही जाना माना किताब है और मतलब हम लोग बहुत ही वी आर वेरी लकी कि उन्होंने ये डायरी लिखा था, तभी तो हम लोग इनके बारे में जान पाए। नहीं तो शायद अगर ये सब नहीं होता तो ये डायरी सच में ही एक 13 साल की बच्ची थी वो, तब शायद ही वो बंद भी कर देती या फिर ये डायरी कभी सामने आता ही नहीं। लेकिन हुआ, ये घटना ऐसे ही हो गया कि ये जो यहाँ पे कह रही हैं कि शायद किसी को इंटरेस्ट ना हो मेरे लिखाई में, लेकिन एक दिन ऐसा आ गया कि दुनिया भर के लोगों को इनके लिखाई में इंटरेस्ट आ गया। चलो खैर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देयर इज़ अ सेइंग दैट पेपर इज़ मोर पेशेंट दैन मैन। एक कहावत है कि आदमी से ज़्यादा पेशेंट, धैर्य जो है पेपर का होता है, कागज़ का। It came back to me on one of my slightly melancholy days when I sat chin in hand, feeling too bored and limp even to make up my mind whether to go out or stay at home. ये जो सोच है ये अचानक ही एक दिन जब मैं एक गुमसुम सा दिन गुजार रही थी, अपने चिन को, यानी जो है अपना मुंह, मतलब सर जो है, जो भी अपना चिन, एक्चुअली चिन को अपने हाथ में लेके वो बैठी हुई थी। चिन को अपना हाथ में लेके, यानी चिन को खोल के तो हम लोग नहीं ले सकते हैं, अपना हाथ जब मुंह पे दे के हम लोग चिंता करते वक्त जैसे अपना हाथ जो है अपने गाल पे, मुंह पे दे के हम लोग बैठे रहते हैं, वही भंगिमा यहाँ पे ये कह रही हैं। और ये बैठी थी और ये बहुत बोर हो रही थी और ये बिल्कुल अपना बहुत लेज़ी भी फील कर रही थी और ये भी नहीं तय कर पा रही थी कि वो घर में रहे कि बाहर जाए। तब ये सोच उनके दिमाग में आई, येस, देयर इज़ नो डाउट दैट पेपर इज़ पेशेंट एंड आई डोंट इंटेंड टू शो दिस कार्डबोर्ड कवर्ड नोटबुक बियरिंग द प्राउड नेम ऑफ डायरी टू एनीवन। हाँ, कागज़ को इंसान से ज़्यादा धैर्य ज़रूर है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, मैं कभी नहीं चाहती हूँ कि मेरा ये जो कार्डबोर्ड बाइंडिंग नोटबुक है जिसके ऊपर डायरी लिखा हुआ है, मैं किसी को कभी नहीं दिखाना चाहूँगी और मैं दिखाऊंगी भी नहीं। ये इन्होंने लिखा, लेकिन तकदीर का खेल देखो, आज सभी कोई इनकी लिखी हुई इस डायरी को सभी कोई पढ़ रहे हैं और ममता से जो है सबका मन जो है हृदय जो है भर रहा है कि कितना अच्छा, कितनी प्यारी थी ये और इनका क्या क्या अपॉर्चुनिटी ज़िंदगी में हो सकता था अगर वो भयानक दिन वो सारे ज़िंदगी में नहीं आते तो। Unless I find a real friend, boy or girl, probably nobody cares. और जब तक मुझे कोई सच का दोस्त ना मिले, चाहे वो बॉय हो, गर्ल हो, और कोई केयर भी नहीं करता होगा इस बात का। एंड नाउ आई कम टू द रूट ऑफ द मैटर, द रीज़न फॉर माई स्टार्टिंग अ डायरी, इट इज़ दैट आई हैव नो सच रियल फ्रेंड। और अब मैं एकदम अपने रूट, मतलब जो मेन कॉज है मेरा इस डायरी लिखने का, वो ये है कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा कोई सचमुच का असली फ्रेंड नहीं है। Let me put it clearly, since no one would believe that a girl of 13 feels herself quite alone in the world, nor is it so. मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि किसी को ये बिलीव नहीं होगा कि एक 13 साल की लड़की अकेली कैसे हो सकती है, और सच में ऐसा था भी नहीं। आई हैव डार्लिंग पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले हैं और एक सिस्टर भी हैं, सिस्टर ऑफ 16 साल की एक सिस्टर भी हैं। आई नो अबाउट 30 पीपल whom one might call friends, और
कुछ ऐसे 30 लोगों को मैं जानती हूँ जिनको दोस्त कहा जा सकता है. आई हैव रिलेशंस, आंट्स, अंकल्स हु आर डार्लिंग्स टू अ गुड होम. और मेरे रिलेटिव्स भी हैं, आंटीज़ हैं, अंकल्स हैं, और वो भी बहुत अच्छे हैं, और हमारा एक बहुत अच्छा घर भी है. नो, आई डोंट सीम टू लैक. ऐसा नहीं है कि मुझे किसी चीज़ की कमी है. आई डोंट लैक एनीथिंग. बट इट्स द सेम विथ ऑल माई फ्रेंड्स. जस्ट फन एंड जोकिंग, नथिंग मोर. लेकिन ये तो सभी दोस्तों के साथ है मेरे. जस्ट मज़े करो, जोक करो, और कुछ नहीं. आई कैन नेवर ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक ऑफ एनी थिंग आउटसाइड द कॉमन राउंड. जो सब बात करना चाहते हैं बस वही करो. मैं ऐसा कभी नहीं कर पाती हूँ कि मैं कुछ अलग बोलूँ, मैं कुछ अलग सोचूँ, इनके साथ कुछ अलग शेयर करूँ. ऐसा नहीं कर पाती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. इसलिए मैं उनके साथ क्लोज नहीं हो पाती हूँ. दैट इज़ द रूट ऑफ द ट्रबल. और वही मेरी प्रॉब्लम का जड़ है. परहैप्स आई लैक कॉन्फिडेंस. शायद मैं कॉन्फिडेंस में कमी है मुझ में. बट एनी वे, देयर इट इज़ अ स्टबर्न फैक्ट दैट आई डोंट सीम टू बी एबल टू डू एनीथिंग अबाउट इट. और यही एक ज़िद्दी कारण है, और इस कारण का मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं इस कारण को झुटला दूँ, मिटा दूँ, कल से सब कुछ चेंज हो जाएगा, मेरा दोस्त हो जाएगा. ऐसा नहीं हो पा रहा है. Hence this diary, और इसीलिए ये डायरी. In order to enhance in my mind's eye the picture of the friend for whom I have waited so long, I don't want to set down a series of bald facts in a diary like most people do, but I want this diary itself to be my friend, and I shall call my friend Kitty. और मैं इस डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ. और मेरे मन की आँखों में, मतलब जो एक दोस्त का फिगर है, पिक्चर है, जिसके लिए मैं इतने साल भर वेट की हूँ, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि इस डायरी में मैं पॉइंट वाइज लिखूँ कि मुझे ऐसा दोस्त चाहिए, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, जैसा हर कोई करता है. लेकिन मैं वो नहीं करना चाहती हूँ. ये डायरी ही मेरा फ्रेंड होगा, और इसका नाम मैं दूँगी किटी. No one will grasp what I am talking about if I begin my letters to Kitty just out of the blue. So, albeit unwillingly, I will sit by sketching in brief the story of my life. अगर अचानक मैं आज से किटी के साथ बातें करने लगी तो शायद मेरे बारे में किसी को कुछ पता ही ना चले, कोई समझ ना पाए कि मैं क्या कर रही हूँ. इसलिए बहुत इच्छा ना होने पर भी, अल्बेट यानी ऑल्दो, हालांकि मुझ में बहुत इच्छा नहीं है कि मैं अपना हिस्ट्री इस तरह से लिखूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हिस्ट्री मेरे लाइफ का मैं यहाँ पे दे रही हूँ. My father was 36 when he married my mother, who was then 25. My sister was born in 1926 in Frankfurt on Main. I followed on June 12th, 1929. And we emigrated to Holland in 1933, where my father was appointed managing director of Travis NV. तो इनके पापा 36 ईयर्स में शादी किए थे इनके मम्मी से, विवाह हुआ था उनका, और इनकी मम्मी तब 25 की थी. इनकी बड़ी दीदी जो है 1926 में फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी में इनका जन्म हुआ था, और वहीं जो है इनका भी जन्म हुआ 12 जून 1929 को. और फिर ये लोग हॉलैंड शिफ्ट कर गए 1933 में, और वहाँ पे उनके पापा जो हैं ये नौकरी कर रहे थे. यानी देखो कितने शिक्षित फैमिली है, बहुत ही अच्छा. The rest of our family, however, felt the full impact of Hitler's anti-Jewish laws, so life was filled with anxiety. ये लोग तो हॉलैंड चले आए, लेकिन जर्मनी में तब क्या, देखो 1933 में ना शिफ्ट किए, और इसी वक्त शुरू हो गया था हिटलर का जीव लोगों के खिलाफ आंदोलन. उनको मतलब कंसंट्रेशन कैंप ले जाना, उनके लिए जीवन जो है एकदम बदतर बना देना, बहुत 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 कुछ उन्होंने किया था. तो शुरू हो गया था वो सारा चीज़, और इनके बाकी फैमिली मेम्बर्स जो जर्मनी में रह गए थे उनको ये पूरा झेलना पड़ा. इसलिए इनका जीवन जो है बहुत ही चिंताग्रस्त थी. अब तुम लोग कहोगे कि मैम ये हॉलैंड में आ गई थी तो इनको फिर कैसे पकड़ा गया. ये हिटलर जो है धीरे धीरे अपना बॉर्डर, मतलब अपना जो है रूल जो है वो हॉलैंड भी ले आए थे, जर्मनी से थोड़ा आगे निकल गए थे, तो इसलिए ये लोग भी उनके दबोच में आ गए. फिर ये लोग छुपने चले गए, और फिर 2 साल बाद पकड़े गए. खैर, in 1938 my 2 uncles, my mother's brothers, escaped to the USA. 1938 में, ये लोग 33 में आए थे, 1938 में इनके मामा, 2 मामा जो हैं वो USA भाग गए.
ये ना तब बहुत हो रहा था, जीव लोग जो हैं जैसे तैसे करके यूएसए चले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ जाते तो हिटलर से बच जाते, लेकिन यूएसए में सब कोई जा नहीं पा रहा था, जो बहुत ही भाग्यशाली थे वही लोग जा पा रहे थे। My old grandmother came to us. She was then 73. Granny died in January 1942. No one will ever know how much she is present in my thoughts and how much I love her still. अब मामा दोनों चले गए, बूढ़ी ग्रैंडमा जो है वो पीछे रह गई थी, तो ये ग्रैंडमा जो है इनके पास हॉलैंड में आ गई, उनका तब 73 ईयर्स एज था, और ये 1942 में इनका जनवरी में इनका जो है डेथ हो गया। देखो ये डायरी जो है इन्होंने शुरू किया है 14 जून 1942 में, यानी इनके ग्रैनी के डेथ का ऑलमोस्ट 6 महीना बाद, और इसीलिए ये तब भी कह रही हैं कि किसी को ये कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी ग्रैंडमा अभी भी मेरे सारे थॉट्स में, चिंता में मेरे साथ हैं, और मैं अभी भी उनको प्यार करती हूँ। In 1934 I went to school at Montessori Kindergarten and continued there. 1934 को वो पहली बार स्कूल गई अपने Montessori Kindergarten, और वहीं वो पढ़ाई की। It was at the end of the school year. I was in Form 6B when I had to say goodbye to Mrs. K. We both wept. It was very sad. In 1941, I went with my sister Margot to the Jewish secondary school. She into the 4th form and I into the 1st. So far everything is all right with the 4 of us, and here I come to the present day. तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि इसके बाद जो है वो अपने दीदी के साथ मतलब बचपन के स्कूल को गुड बाय किए, टीचर के लिए, टीचर को भी, और टीचर और स्टूडेंट बहुत रोए, और फिर 1941 को वो अपने दीदी के साथ सेकेंडरी स्कूल में वो चली गई। तब उनकी दीदी थी 4th क्लास में और वो थे 1st क्लास में। तो ये यहाँ तक बोलकर वो कह रही हैं कि चलो तब से आज तक सब ठीक है, हम लोग अच्छे हैं, और आज हम प्रेजेंट डे में आ गए। तो यहाँ पे इनका डायरी ख़त्म नहीं होता है बेटा, यहाँ पे तुम लोगों का चैप्टर ख़त्म हो रहा है। इनके बाद तो इनका लिखाई और भी आगे गया, फिर उन्होंने लिखा कि कैसे वो उन लोगों को परेशानी शुरू हुई, और फिर कैसे कैसे उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब ज़िंदगी बहुत ही बदतर बन गई है, उनको छुपना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी कंसंट्रेशन कैंप खींच के ले जाया जाएगा। तो उसके बाद जहाँ पे छुपी थी वहाँ पे भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी हैं, लेकिन वो सारा तो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल पाएंगे। अगर तुम लोगों को पढ़ने का इच्छा होगा तो ज़रूर किताब खरीद के पढ़ना। अच्छा, एक्टिविटी 5 देखो झट से करते हैं। एन हैज़ अ सिस्टर हु इज़ 16 years old. Kitty is Anne's diary. The above text is a diary. बायोग्राफी और डायरी। अच्छा ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि ये क्या है। एन हैड टू से गुड बाय टू मिसेस के, ठीक है। द अबव टेक्स्ट इज़ अ डायरी, नॉट बायोग्राफी, ओके। द अबव टेक्स्ट इज़ अ डायरी, क्योंकि बोलो तो बायोग्राफी क्या, बायोग्राफी जब मेरी जीवनी कोई और लिखता है तो उसको हम बायोग्राफी कहते हैं, अगर हम अपना जीवनी आप लिखें तो उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये होगा डायरी, ठीक है। और ये जो है एक्टिविटीज़, ये सारे एक्टिविटीज़ जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जा रहा है वीडियो। तो तब तक जो है तुम लोग इसको करने की कोशिश करना घर में। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर आंसर करूँगी, या फिर हम एक नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना सकते हैं इसके लिए। तब तक के लिए लर्न करो जितना मैंने पढ़ाया। ये थोड़ा सा लंबा हुआ वीडियो, थैंक यू देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और नए नए वीडियोस बनाने का, नए नए टॉपिक्स डिस्कस करने का इच्छा होता है। तो थैंक यू, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय स्टूडेंट्स।